नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मुद्दा क्या है? क्या सऊदी अरब को ब्रिक्स का सदस्य बनने देगा भारत? अब यहाँ पर समझ लीजिए, यानी कि एक बात तो हो गई ब्रिक्स को लेकर के, हम इस पर चर्चा करेंगे ही, जाहिर सी बात है। सबसे पहले समझ लीजिए किस खंड से आएगा, तो आयर जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन का जो एक सेगमेंट है वहां से जाकर के यह मुद्दा जुड़ेगा, इसीलिए आपको इसे ध्यान से देखना है। तो ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, तो इस पर तो हम फोकस करेंगे ही। अब जरा टॉपिक को देखिए, सबसे पहले टॉपिक पर यदि हम समझ बना लेते हैं तो आगे आसान हो जाएगा। सऊदी अरब की बात की गई है, यहाँ एक प्रश्नवाचक है, क्या सऊदी अरब को ब्रिक्स का सदस्य बनने देगा भारत? जाहिर सी बात क्या है कि इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब अभी ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, लेकिन चाहत रखता है ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए। और ब्रिक्स का सदस्य यदि बनने की चाहत रखता है सऊदी अरब, तो निश्चित तौर पर इसी पॉइंट से यहाँ उभर करके बात आ रहा है कि कहीं ना कहीं पेंच फंसेगा भारत को लेकर के, यानी कि सऊदी अरब ब्रिक्स का सदस्य बनता है, इसमें भूमिका भारत की है। तो भारत की भूमिका है, और क्या उस भूमिका पर भारत पर मतलब कितना संदेह दिखा रहा है सऊदी अरब, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री और सऊदी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं आप उनको देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़पेपर क्या कहता है, देखिए बीबीसी ने बहुत डिटेल से इस पर आज एक आर्टिकल दिया है, बहुत अच्छे से तैयार किया गया आर्टिकल है, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब को क्या रोक रहा है भारत? वही बातें जो हमने पहले ही टॉपिक को डिटेल से देख लिया कि भारत की भूमिका क्या हो सकती है। रिपोर्ट आ रही है, इस तरह की बातें उभर करके आ रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और उसी के मद्देनज़र हम इस चर्चा को करने वाले हैं। मामला कहाँ से उभर के सामने आया है उसको समझिए। जैसा कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे ब्रिक्स पे, तो वहाँ पर हम डिटेल से ले चलेंगे, हम देखेंगे कितने सदस्य देश हैं ब्रिक्स का, इनका उद्देश्य क्या है, कितनी आबादी आती है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना मजबूत ये संगठन है, चीन का इसमें कितना हस्तक्षेप है, भारत की क्या भूमिका है, इन सभी चीज़ों पर हम बारी बारी से चर्चा कर लेंगे। तो ब्रिक्स का एक सदस्य देश दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ दक्षिण अफ्रीका है। अब दक्षिण अफ्रीका जो है एक शहर, दक्षिण अफ्रीका का सबसे कह सकते हैं कि धनी शहर है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जोहान्सबर्ग का। वहाँ पर एक सम्मेलन होने जा रहा है, और वह सम्मेलन ब्रिक्स से संबंधित है। इसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत करने वाले हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति भी शिरकत करने वाले हैं, दक्षिण अफ्रीका रहेगा ही, और यहाँ पर ब्राज़ील भी रहेगा। ठीक है, तो ब्रिक्स को लेकर के यहाँ पर एक सम्मेलन होगा, और डेट दे दिया गया है 22 से 24 अगस्त तक। अब इस सम्मेलन में देखिए, हर साल सम्मेलन होता है, बहुत तरह की बातें की जाती है, लेकिन इस बार का जो ये सम्मेलन है जोहान्सबर्ग का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि इस बार इस संगठन को विस्तार देने पर जोर दिया जा रहा है, कि यानी कि ब्रिक्स में जितने भी सदस्य देश हैं, कहा जा रहा है कि इन सदस्य देशों की संख्या और भी बढ़ाई जाए, बाकी दुनिया के अलग अलग हिस्से के देश और भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने की एक चाहे दौर चल पड़ी है। तो यहाँ पर ये सारा मुद्दा है, और इससे उभर करके कहीं ना कहीं भारत का हित जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मुद्दे को और डिटेल से थोड़ा देखते हैं। सऊदी अरब जो है वह ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ नए राष्ट्र जो हैं वह ब्रिक्स में संगठन में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें से एक सऊदी अरब है। ध्यान रखना, सऊदी अरब के साथ भारत का द्विपक्षीय संबंध बहुत बेहतर है, मधुर संबंध है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि भारत की क्या स्थिति है। भारत फिलहाल नहीं चाह रहा है कि ब्रिक्स संगठन का विस्तार किया जाए, तो यहाँ पर भारत अभी फिलहाल ना समर्थन दे रहा है, ना खुल करके विरोध कर रहा है। भारत अभी ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है, और ठीक से कुछ कहने से भारत फिलहाल बच रहा है। कारण मैं वही कह रहा हूँ कि भारत नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स का अभी विस्तार हो, चूंकि उसकी भूमिका वहाँ कमजोर होगी। हम आगे इस पर डिटेल से बात करेंगे। और यदि भारत खुल के विरोध करेगा कि नहीं, हम अमुक अमुक देशों को नहीं देंगे, तो इन सभी देशों के साथ भारत का जो द्विपक्षीय संबंध है वह कमजोर पड़ जाएगा, वहां पर उसका असर पड़ेगा। इसीलिए भारत जो है खुलकर अभी बोलना नहीं चाह रहा है। भारत अभी ब्रिक्स का साथ ही विस्तार भी नहीं चाहता, जिसकी हमने बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पर एक बयान दिए हैं, और इनका कहना है कि यदि इस संगठन का विस्तार हो, तो देखिए संगठन का विस्तार
करने का मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए कि आप इसमें इच्छुक हैं इस संगठन में आने के लिए इसीलिए आप आ जाइए। आप उद्देश्य को ध्यान में रखिए। ब्रिक्स का क्या उद्देश्य था? यदि बाकी नए सदस्य भी उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करते हैं, उन्हीं मानकों को पूरा करते हैं, उन्हीं मानदंडों पर खरा उतरते हैं और उन्हीं प्रक्रियाओं से होकर के गुजरते हैं, तब तो ठीक है, नए सदस्य जोड़ लिए जाए, क्या बुरा है। लेकिन इसमें कहीं कमी आ जाए तब जाकर के भारत उस पर विचार करेगा। देखिए, बहुत कूटनीति के मामले में बहुत बेहतर इंसान है एस जयशंकर जी, तो इन्होंने बहुत सोच समझ करके बातें कही है। अब मानदंड क्या होंगे, मानक क्या होंगे, यह अपने आप में एक बहुत ही उलझाऊ विषय है, कॉम्प्लेक्स मैटर है और यहाँ पर भारत जो है निश्चित तौर पर खुल के बोलने से कुछ बच रहा है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं ब्रिक्स को लेकर के, क्योंकि जैसे ही आप ब्रिक्स को समझेंगे आप समझ पाएंगे कि भारत की क्या स्थिति है और भारत ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, ब्रिक्स संगठन का निर्माण जो है कॉन्सेप्ट के साथ हुआ और इसमें कहीं ना कहीं तीसरी दुनिया के जो देश रहे वो शामिल रहे। मुख्य रूप से देखेंगे, हालांकि रसिया भी है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक मोटी बात एक है कि दुनिया के वो सभी देश जो उभरती हुई, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था रही, ठीक है, वो सभी देश मिलकर के उन्होंने सोचा कि हम एक संगठन बनाएंगे और उसमें कुछ देश सामने आए। शुरुआती तौर पर ब्रिक इसे नाम दिया गया था। ठीक है, ब्रिक, BRIC, ठीक है, यही नाम था ब्रिक। इस पे इसमें जो शुरुआती थे कि देखिए यहां नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा और ये हो गया ब्रिक्स, जहां यहां आप देख रहे हैं ब्रिक्स। तो जब आप लेटर यहां देखेंगे ना, इस लेटर से ही कंट्री का नाम यहां डिनोट हो जाता है। जैसे B फॉर ब्राजील हो गया, R फॉर रसिया हो गया, I फॉर इंडिया हो गया, यहां पर C फॉर चाइना हो गया और S फॉर साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये जो यहां पर 5 कंट्री हैं, यही इसके मेंबर हैं। शुरुआत में 4 ही थे, साउथ अफ्रीका बाद में यहां पर ऐड होता है 2010 में, इसमें शामिल हो जाता है, तो इसका नाम फिर ब्रिक्स से ब्रिक्स पर जाता है। अब यहाँ पर जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि इन देशों का मकसद क्या है, वहाँ हम सबसे पहले समझे। देखिए, इनका मकसद क्या है? शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना और विकास के साथ साथ आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देना। ठीक है, क्योंकि ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा जब भी कोई नया क्षेत्रीय संगठन बनेगा तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको ध्यान रखना है कि उस क्षेत्र विशेष को देखिए, उस संगठन के उद्देश्य को देखिए कि क्या वह किसी और को काउंटर कर रहा है। ठीक है, अब ब्रिक्स के संदर्भ में भी हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए, वैश्विक परिदृश्य पे अगर आप देखेंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था पे नजर डालेंगे तो आपको इस समझ में आएगा कि पश्चिमी देशों का इस पर प्रभाव काफी ज्यादा रहा है। चाहे यूरोपीय देश रहे या अमेरिका रहे, उनका प्रभाव बहुत अधिक रहा है। कई संगठन भी हैं, IMF आपका हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सभी चीजों पे आप देखेंगे कि पश्चिमी देशों का दबदबा है। तो निश्चित तौर पे से जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है या जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जैसे कि भारत हो गया, एशिया के कंट्री हो गए, जैसे कि ब्राजील हो गया लैटिन अमेरिका में, जैसे कि अफ्रीका में साउथ अफ्रीका हो गया, चीन हो गया या फिर रसिया हो गया, तो रसिया और चीन का जैसे पश्चिमी देशों से थोड़ा तनातनी भी चलता रहता है, तो इन सबों के लिए एक माकूल जगह था कि हम सब आपस में मिल बैठ के काम करें और अपना एक नियम कानून बनाए। विकास करना है, जाहिर सी बात है, जैसे ही विकास आएगा ना तो अर्थव्यवस्था में इसमें जीवन की गुणवत्ता शामिल है। देखिए, यहां पर समृद्धि तो है ही, ग्रोथ तो है ही शामिल। ठीक है, ग्रोथ की बात की जा रही है कि आर्थिक समृद्धि तो है ही, लेकिन विकास कहा गया तो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, तब जाकर के डेवलपमेंट माना जाएगा। और जब इस तरह की बात करेंगे, हमारा उद्देश्य इतना बड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर दुनिया की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और पश्चिमी देशों के खिलाफ आपको खड़ा करना है, उनको काउंटर करना है, तो आपको साथ आना पड़ेगा, आपस में सहयोग करना पड़ेगा। तो ब्रिक्स जो है इस उद्देश्य के साथ चला था। मैप पर भी आप देखेंगे तो लैटिन अमेरिका से ब्राजील आ रहा है, साउथ अफ्रीका से अफ्रीका आ रहा है, यहाँ पर एशिया से आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना है, और यहाँ पर रसिया आ गया यूरोप से। तो कहीं ना कहीं ये सभी देश मिलकर के यहाँ पर ब्रिक्स का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, चूंकि बात की जा रही है कि नए सदस्य शामिल होना चाह रहे हैं, कुछ देश हैं, खास करके अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें तो समझ लेते हैं कि प्रक्रिया क्या है। देखिए, वैसे तो इसमें कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं बनाया गया है डॉक्यूमेंट के आधार पर कि चलिए आप इसमें आना चाहते हैं, पहले ये करना पड़ेगा, इस तरह की कोई औपचारिकता नहीं रखी गई है। हाँ, लेकिन एक बात तय रखा गया है कि यदि कोई देश आता है, मान लीजिए अभी 5 देश है,
कोई एक बाहर से कंट्री आ रहा है जो चाह रहा है कि मैं भी ब्रिक्स का हिस्सा बन जाऊं, तो यहां पर ये पांचों देश इसके नाम पर सहमत होने चाहिए। यदि इस कंट्री को शामिल करने के लिए ये पांचों देश सहमत हो जाते हैं तभी उसे एंट्री मिलेगी। यदि इसमें से 5 में से 4 सहमत हो गए और एक ने असहमति दर्ज करा दी तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी, यह बातें की गई। हालांकि फिर जब सदस्यता की बातें आएगी तो उसमें कोई एक जो सदस्य देश होगा वो सदस्यता पाने वाले देश का प्रस्ताव रखता है। मान लीजिए जैसे कि सऊदी अरबिया शामिल होना चाहती है ब्रिक्स में, तो इसमें से कोई एक देश, अफ्रीका हो, चाइना हो, रसिया, इंडिया या ब्राजील, कोई भी सऊदी अरबिया का नाम का प्रस्ताव रखे, उस पर फिर बाकी देश विचार करेंगे, देखेंगे कि वह मानकों पर खरा उतरता है कि नहीं, उसका पक्ष कितना मजबूत है, वो हमारे साथ आना चाहते हैं कि नहीं। और दूसरी बात, ब्रिक्स का जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को वह देश पूरा करता है कि नहीं। बाकी सभी 5 देश जो हैं वह सभी उस पर विचार करेंगे, फिर अपनी सहमति और सहमति देंगे, उसके बाद अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाएगा। चलिए अब यहां देखते हैं कौन कौन से देश अभी जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, क्यों इतना जोर अब इस पर दिया जा रहा है। देखिए जून में क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका में एक मीटिंग हुई थी, उसका नाम दिया गया था फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स के मित्र राष्ट्र। ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब ब्रिक्स कहने का मतलब अकेला कुछ नहीं है, ब्रिक्स कहने का मतलब 5 देश है। अब आपको यह समझना है, जब भी ब्रिक्स बोलूं 5 देश आपको ध्यान रखना है उभरती हुई अर्थव्यवस्था के। तो फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स के बाकी देश कौन से होंगे, दोस्त, है ना, यानी कि याराना जिनका संबंध जिनसे होगा उनकी बातें की जा रही है। अब इनके साथ लेकर के एक सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में बहुत सारे कंट्री भाग लिए थे, वे सभी देश भाग लिए थे जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे सभी इसमें शामिल होने के लिए आए थे। और 30 से अधिक देश का यह कहना था कि वे ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। अब 30 देश, कंट्री 5 ऑलरेडी है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा यह आंकड़ा है। अब इसमें शामिल होने के लिए अल्जीरिया समेत जो है तकरीबन 22 देश यहां पर आधिकारिक रूप से आवेदन भी करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अल्जीरिया की स्थिति देख लीजिए, कहां पे अल्जीरिया, यहां पर रही है। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका में मोरक्को के नीचे पड़ता है अल्जीरिया, और अलग अलग 22 देश हैं। जरा देखते हैं कुछ देशों के नाम को, जैसे कि अर्जेंटीना को देखिए, तो अर्जेंटीना कहाँ, यहाँ ब्राजील के साथ यहाँ लैटिन अमेरिका में है, और ब्राजील ऑलरेडी यहाँ पर ब्रिक्स का सदस्य देश है। ठीक है, अर्जेंटीना, जैसे मिस्र की बात करें तो मिस्र यहाँ पड़ता है अफ्रीका में। इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर एशिया और आसियान देशों के साथ ये है, तो यहाँ पर एक द्वीपीय देश है। यहाँ पर यूएई की बात करें तो यूएई इस एरिया में पड़ जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, सऊदी अरबिया भी चाह रहा है इसका हिस्सा होना, अल्जीरिया ऐसे ही, बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरब जैसे बहुत सारे देश हैं जो इस ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। और भारत और ब्राजील चाह रहा है फिलहाल कि नए देश जो हैं इसका इजी एंट्री ना दिया जाए। इजी एंट्री कहने का मतलब कि आपने आवेदन किया और आपने मानदंडों को भी अभी पूरा नहीं किया है, आप उस प्रक्रिया में सीधा शामिल हो जाना चाहते हैं, तो भारत और यहाँ पर ब्राजील के हित जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों देश जो है अभी खुलकर के विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से या बहुत उत्साहित होकर के शामिल करना भी नहीं चाह रहे हैं। ये मसला फंसा हुआ है। अब फिर प्रश्न उभर के यही सामने आता है कि भारत आखिर विस्तार क्यों नहीं करना चाहता है। संगठन बड़ा होगा, बाकी देश भी आएगा, पश्चिमी देशों को आपको काउंटर करना है, अर्थव्यवस्था जिनका उभर रहा है उनको आपको लाना है, तो फिर समस्या क्या है। देखिए इसमें कुछ नीतिगत समस्या है और इसका कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय राजनीति है वह भी इसमें शामिल है, इसलिए भारत नहीं चाह रहा है। अब क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए चीन के करीबी देश, अब चीन के करीबी देशों पर एक बार नजर आप डालिए। देखिए चाइना ये हो गया और चीन के करीबी देश इसमें ज़्यादातर हैं जो शामिल होना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया का भारत के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ है, तो चीन का सऊदी अरबिया करीबी देश रहा है। या फिर आप मिस्र देख सकते हैं, अल्जीरिया है, तो कहीं ना कहीं अगर चीन के अधिकांशतः मित्र देश इसमें शामिल होंगे तो इस संगठन में यानी कि ब्रिक्स में चीन का दबदबा बढ़ जाएगा। ठीक है, और चीन के साथ ही अगर आप देखिए रसिया की भी स्थिति, तो रसिया का क्या है, यूक्रेन के साथ युद्ध में पश्चिमी देशों का उस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा हुआ है, तो पूरा वो कट गया है वहां से, उसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत वहां खराब हुई है। इस वजह से वो क्या चाहेगा कि उसके जो मित्र राष्ट्र हैं वह ब्रिक्स में शामिल हो जाए और कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के सामने वह अल्टरनेटिव संगठन इसको बना दे। चीन का एक बात और यह है कि वह ट्रेड वार जैसा उसका यूएसए के साथ चल रहा है,
तो वह चाहेगा कि निश्चित तौर पर इस संगठन को उस मजबूती के साथ लाया जाए कि अमेरिका को वो काउंटर कर सके। और अमेरिका के साथ हमारा फिलहाल अच्छा रिश्ता है, ठीक है, या बाकी पश्चिमी देशों के साथ भी, यूके के साथ हो गया, चाहे वो फ्रांस के साथ हो गया, जर्मनी के साथ, इटली के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, द्विपक्षीय संबंध की बात कर रहा हूं। तो हम नहीं चाहेंगे कि चीन यहां पर मुसीबत बन जाए अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए, जो कि यूरोपीय देश हैं। तो कहने का मतलब है कि इस संगठन को कहीं ना कहीं हम इस तरह की राजनीति से दूर रखना चाह रहे हैं। साथ ही भारत का कद छोटा हो सकता है, क्योंकि अभी तो 5 देश हैं, अब 30 देश आना चाहते हैं और उसमें से अधिकांश देश चीन की तरफ झुका होगा, तो भारत का कद यहाँ पर छोटा हो जाएगा। भारत वहाँ डिसीजन मेकिंग का सेंस जो है वहाँ पर भारत का कमजोर पड़ जाएगा। तो भारत इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं चाहता है। दूसरा क्या है कि भारत यदि नहीं चाहता है तो क्या भारत का द्विपक्षीय रिश्ता पे असर नहीं पड़ेगा? तो देखिए, निश्चित तौर पर यह बातें की जाती रही है कि भारत यदि नहीं चाहेगा तो निश्चित तौर पर भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर असर तो पड़ना तय है। उसमें भी जैसे सऊदी अरबिया हो गया, भारत का मित्र राष्ट्र है। अब भारत चाहता है कि मेरा मित्र ही इसमें शामिल ना हो, तो निश्चित तौर पर उसकी नाराजगी तो बनती है। लेकिन मैंने पहले कहा कि एस जयशंकर साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इजी एंट्री ना ले, एक प्रक्रिया है उसे फॉलो करें, आप उन मानदंडों को पूरा करें, उन मानकों को पूरा करें। तो एक चीज कहने के लिए क्या कह सकता है कि आप लोकतांत्रिक देश होने चाहिए। देखिए, इसमें से जैसे सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया में वंशानुगत शासन चलता है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो एक तर्क दिया जा सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहां पर एक प्रश्न और काउंटर में उभर के सामने आएगा, जब आप लोकतांत्रिक देश कहेंगे तो चाइना क्या है? चाइना तो इसका हिस्सा है ना ब्रिक्स का, लेकिन चाइना क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है। तो यहां पर मसला फंसता है। कहा तो यहां तक जाता है कि रूस भी एक तरह से पूरी तरह से डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करता है। तो जब आप ये कहते हैं तब कहीं ना कहीं उभर करके मुद्दा सामने आ जाता है कि कहीं भारत वाकई क्या नहीं चाहता या भारत क्या करना चाह रहा है। तो स्थिति इसीलिए कहते हैं कि भारत की अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। जैसे कि सऊदी अरब देखिए, ईरान देखिए, यूएई देखिए, इन सभी देशों पर वंशवादी शासन है। तो यह एक बातें हो गई, हालांकि इसका काउंटर भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और बातें आती है, वो रिलीजन का एंगल आ जाता है, क्योंकि अभी जो बहुत सारे देश इसमें शामिल होना चाहते हैं उसमें से कई गल्फ कंट्री के देश हैं या अफ्रीका के देश हैं, और वो सभी मुस्लिम देश हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ईरान की बात करेंगे या सऊदी अरबिया की बात की आपने, इंडोनेशिया की बात किया, ये सभी मुस्लिम देश हैं। अब ये यदि शामिल इसमें होते हैं तो ध्यान रखना है, भारत का सदाबहार दुश्मन जो हमारा है वो है पाकिस्तान। फिर ये सभी जोड़ देंगे धर्म के आधार पे कि पाकिस्तान की भी एंट्री दीजिए, और पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई ना तो फिर गर्त में चला जाएगा ये भी। क्योंकि आप सार्क का तो देखें ही है, सार्क क्यों खराब हुआ? सार्क भी तो क्षेत्रीय संगठन है, चूंकि पाकिस्तान की वजह से वो भारत के साथ हमेशा एक जो उसका कश्मीर मुद्दा उसके दिमाग में चलता रहता है, उसको लेकर के हर नीतिगत फैसलों पर वो अरंगा लगाता रहा है, और इस वजह से सार्क बर्बाद हुआ, फिर हमें बिम्स्टेक बनाना पड़ा। तो ऐसा ना हो जाए ब्रिक्स का उद्देश्य ही कहीं गायब हो जाए, भारत को इस बात का डर रहता है। उसके अलावा मैं एक चीज बताता हूं, जैसे इंडोनेशिया है, अब इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, तो इसके लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये आसियान संगठन का देश है। आसियान में 13 देश हैं, ठीक है, आप एक बार आसियान को पढ़ लीजिए, आज के लिए आपका होमवर्क है। तो आसियान से इसे परमिशन लेना पड़ेगा, इन सभी देशों से, वहां से परमिशन मिलने के बाद ही इसमें ये शामिल हो सकता है। तो इसके लिए भी ये बातें मुसीबत है, इतना आसान इसके लिए भी नहीं होने वाला है। अब देखिए, भारत का सऊदी अरब हो गया या यूएई जैसे देश हैं, या फिर वहाँ मिडिल ईस्ट के जो भी देश हैं उनके साथ अच्छा संबंध रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ है कि असर तो यहाँ पर इनके साथ रिश्ते पर पड़ना तय है। लेकिन देखना पड़ेगा कि भारत क्या तर्क देता है, और आने वाले समय में चूंकि अभी मीटिंग होने वाला है तो वहाँ पर किस तरह के मसले उभर के सामने आता है, और समर्थन यदि नहीं करता है तो द्विपक्षीय रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर ये क्षेत्रीय संगठन और द्विपक्षीय रिश्ते दोनों को भारत अलग अलग लेकर के चलने में सफल हो पाएगा। तो ये पूरा मुद्दा था। इस पर एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है, जिसका जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, तो जवाब आप लोगों को ही देना होगा। अच्छी बात यह होती है कि जो भी प्रश्न होता है उसका जवाब इसी लेक्चर में शामिल होता है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मैंने चर्चा किया था, तो फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स एक अभी संगठन हुआ था अफ्रीका में, और उसका नाम यही दिया गया था। तो यह शब्द जो है किन देशों को संदर्भित करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक ही सही होगा। ऐसे देश जो ब्रिक्स के सदस्य बनना चाहते हैं, पहली बात। ऐसे देश जिनके ब्रिक्स देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है। ऐसे देश जो ब्रिक्स
बैंक के सदस्य हैं। ध्यान रखना है, ऐसे देश जो अब ब्रिक्स के सदस्य नहीं हैं लेकिन पहले कभी ब्रिक्स के सदस्य रहे हैं। ये 4 विकल्प है, आपको जो भी इसका सही जवाब लगे, माकूल लगे, वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।